नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था आर्टिकल नंबर 18 तक, मतलब कि आपका जो समानता का अधिकार था, राइट टू फ्रीडम था, वो समाप्त हो गया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 19 नंबर आर्टिकल से स्टार्ट करके आर्टिकल नंबर 22 तक, यानी आर्टिकल नंबर 22 मीन्स कि राइट टू फ्रीडम। हमारा चल रहा है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में अभी तक हमने जो कि पढ़ रखा है भाग 2, भाग 3 हमारा कंटिन्यू है। इसमें हमने बात किया 5 से 11, 12 से 18। आज जो हम बात करेंगे 18 से लेके आर्टिकल 19 से 22। ठीक, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल नंबर 19 टू 22। ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है, तो भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में कितने आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक। तो आज हम जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 18 तक आपको क्लियर हो गया। 18 में आर्टिकल में क्या था, आर्टिकल नंबर 18 में था कि उपाधियों का अंत किस प्रकार किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 से। कहाँ से बात करेंगे, ये जैसा कि हम पढ़ते हैं तो हमारा पैटर्न रहता है कि हम एक आर्टिकल का वो बना लेंगे, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, मतलब राइट टू फ्रीडम की बात आज हम करेंगे। कहां से कहां तक है, 19 से 22, इतनी बात क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे सीधे अनुच्छेद की हम चर्चा करते जाएंगे और उस अनुच्छेद में क्या वर्णन है उसका चर्चा करते जाएंगे और बताते जाएंगे क्या क्या है। तो केवल आज हमको एकदम कंसंट्रेट होके फोकस हो कितने आर्टिकल पे ध्यान देना है, 19, 20, 21। इसके पहले आशा करते हैं 5 से लेकर 18 तक आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर आज हम उठाते हैं 19। ठीक, आर्टिकल नंबर 19। इस आर्टिकल को आपको एकदम, मतलब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 19 को आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 जो है वो क्या कहलाता है, आर्टिकल नंबर 19 रीढ़, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रीढ़ कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, इसको हम यहीं पे लिखेंगे। क्या पहला पॉइंट क्या है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है, किसका, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्यों ये बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। क्यों, क्योंकि मतलब बैकबोन मतलब जो अपने शरीर का बैकबोन होता है, रीढ़ होता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसके बिना अगर हमारा बैकबोन ही खराब हो गया तो सब कुछ खराब। तो इसीलिए बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों कहा गया, तो उसके लिए हम आर्टिकल नंबर 19 को समग्रता से एकदम बढ़िया से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो
अब आर्टिकल नंबर कहता क्या है, ठीक है, ये तो आप जान गए। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि बैकबोन किसको कहते हो, रीढ़ की हड्डी, आर्टिकल नंबर 19। अब 19 में है क्या, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 19 का है मेन, ये क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर 19 में कुल मिला के 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। क्या, 6 प्रकार का, 6 स्वतंत्रता, ठीक है। इसीलिए स्वतंत्र, इसीलिए इसको बैकबोन कहा है। क्यों, अब इसमें सारा कुछ, जैसे आप किसी से भी आप मान लीजिए कुछ भी करते हैं, ठीक है, जैसे आप प्रचार करते हैं, आप यूनियन बनाते हैं, आप संगठन करते हैं, आप रैली करते हैं, आप संगोष्ठी करते हैं, आप झंडा फहराते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत, ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है, जिसका हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 19 का एक इसमें क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, एक, ठीक है। अब इसका मतलब ये क्या है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आपको भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी मतलब अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसमें जैसे क्या क्या आ जाता है, झंडा, झंडा फहराना, झंडा फहराना, जैसे मान लीजिए किसी देश का मैच होता है, भारत इंग्लैंड का मैच हो, भारत पाकिस्तान को आप झंडा फहराते हैं, वो कौन से अंतर्गत आती है, 19 के 1 के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद के मान लीजिए पुतला फूंकते हैं आप, मान लीजिए कोई, मान लीजिए मोदी जी हुए, कोई गलत काम के तो लोग उनका पुतला फूंकते हैं, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। इन सब चीजों को आपको याद भी रखना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, झंडा फहराना, पुतला फूंकना, देन और भी बहुत सारे हैं, जैसे बोलना हो गया, इसी में मीडिया आ जाता है। तो कुल मिला के आपको अभिव्यक्ति समझ में आ रहा है, मतलब आप अगर इस देश के नागरिक हैं, आपको ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अभिव्यक्ति मतलब अपने जो अंदर अभिव्यक्ति है उसको एक्सप्रेस कर सकते, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक, ठीक है। इसकी हालांकि अभिव्यक्ति की आज़ादी मीडिया कभी कभी गलत फायदा भी उठा लेते, ठीक है, मतलब कुछ भी बोलते रहते। अगर वो चैनल मान लीजिए बीजेपी ओरिएंटेड है, बीजेपी की बड़ाई होता है, कांग्रेस का खिलाफत, कोई कांग्रेस का चैनल है तो अदर पार्टी का वो बताती है। तो कुल मिला के इसी, देखिए जो मीडिया है, कभी आपके प्रश्न में आ जाए कि मीडिया जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो 19 के 1 मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, ठीक है। तो ये आपको पहला इतना चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका नंबर 2, ये आप मौलिक अधिकारों को इस प्रकार समझिए कि आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसको क्या क्या अधिकार दिए गए, व्यक्ति के रूप में आप अपने आप को ले सकते हैं, ठीक। अब आर्टिकल नंबर 19 का जो देखिए 19 का ए भी लिखा हो सकता है, 19 का भी लिखा हो सकता है, 19 का 1 भी लिखा हो सकता है, 19 का 2 भी लिखा। तो आप समझ लीजिए 19 का ये सभी आर्टिकल है। तो आर्टिकल 19 का 2 नंबर आर्टिकल क्या कहता है कि आपको क्या करने की अभिव्यक्ति है। देखिए आप एक इंसान है, ठीक है, एक आदमी है, तो आपको अभिव्यक्ति, और दूसरा नंबर आपको सभा करने, मतलब असेंबल, समझ गए, संगोष्ठी, रैली, पंचायत, इस प्रकार की चीजें आपको करने की आजादी है 19 का 2 के अंतर्गत, ठीक है। तो 2 प्रकार की हो आजादी। नंबर 3 है, नंबर जो 3 है, नंबर 3 में आपको ये बताऊं, संगठन,
संगठन मतलब यूनियन। अब यूनियन बना सकते हैं, भारत में से बहुत सारी यूनियन चलते हैं। जैसे कोई पार्टी है, ठीक है, जैसे मान लो भाजपा है, कांग्रेस भी है, ये सब यूनियन ही ना है। तो आप संगठन बना सकते हैं, आप खुद का भी संगठन बना सकते हैं। जैसे आपने कई सुना किसान संगठन, मजदूर संगठन और पिछड़ा वर्ग संगठन, इस तरह संगठन तो आप बना सकते हैं। 19 की 1, 2, तीसरे नंबर संगठन मतलब यूनियन बनाने की आपको आजादी है। ठीक, तो आपको 3 तो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहीं पे हम 6 छकों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बोर्ड में अगर रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। ठीक, 8 चौथा, ये 19 का 4 है। ठीक है, 19 का चौथा जो क्या है, देखिए आपको बोलने की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सभा कर सकते, ये हो गया। आप जब सभा कर लिए तो वहां संगठन भी बना सकते हैं। संगठन करने के बाद आपको क्या चाहिए, संचरण। संचरण, संचरण मतलब मूवमेंट। मूवमेंट इसका मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं। JNK हुआ, तमिलनाडु हुआ, असम हुआ, तो आपको ये सब चीजों की आजादी है। कहीं भी पूरे देश में आपको संचरण या मूवमेंट करने की मतलब फ्रीली मूवमेंट करने की आजादी। नंबर 5 क्या है, जब आप मूव करेंगे तो वहाँ कभी कभी बहुत अच्छा भी लग सकता है। आप जम्मू कश्मीर गए, आप हिमाचल प्रदेश गए, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रह भी सकते हैं। मतलब निवास या बसने की स्वतंत्रता, आप सब में फ्रीडम जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आजादी या फिर स्वतंत्रता जोड़ सकते हैं। निवास मतलब रेसिडेंस, ये हो गया 5वां। समझ में, आप वहाँ पे रह सकते हैं, कितने भी दिन रहते, महीनों, साल, हफ्ते, 12 महीने, 13 महीने। उसके बाद अगर वहाँ रह गए, आपको कुछ वहाँ काम धंधा मिल गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति भी वहाँ ले सकते हैं। तो संपत्ति की आजादी, संपत्ति भी आप बना सकते हैं। मतलब आप मध्य प्रदेश आए हैं, आप घूमने, ठीक है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं ही हूँ मान लीजिए, ठीक है, मैं दिल्ली गया, कुछ ऐसे प्रचार था, तो वहाँ व्यक्ति की कुछ भी बोला, मतलब रैली, फिर उसके बाद वहाँ पे सभा हमने की, वहाँ फिर सभा करते करते कुछ दिन में हमारा यूनियन बन गया। मतलब फिर उसके बाद यूनियन हर जगह घूमने लगा, वो घूमने घूमने उसका मन किया कि कहीं स्टे किया जाए, तो निवास करने लगा, और फिर उसके बाद उसने वहाँ पे कॉलोनी खरीद ली, जमीन खरीद ली, तो संपत्ति की आजादी। और 7वां नंबर, फिर उसका मन ये हुआ कि नहीं ये सब में कुछ नहीं है, तो हम चुपचाप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब व्यापार करने की आजादी। व्यापार में क्या, व्यापार या फिर कुछ भी, मतलब जो आपको लगे कि मतलब प्रोफेशन बोल सकते हैं, व्यापार हो गया, स्कूल खोल लिया, तो प्रोफेशन या फिर व्यापार करने की आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल नंबर 19 के तहत है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई। अब देखिए इसमें क्या नहीं है, एक इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को जिसको चाहिए, क्या चाहिए, सब प्रकार की आजादी तो है। बोलने की आजादी है, रहने की आजादी, संगठन बनाने की, सभा बनाने की, कहीं भी घूमने की, निवास करने की, संपत्ति की आजादी। ठीक है, तो इस 7 प्रकार की यहाँ पे आपने आजादी देखा। अब इसमें मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, 6 प्रकार की है। ठीक है, 6 प्रकार। इसमें ये आर्टिकल नंबर 6 को, संपत्ति की आजादी को स्टार्टिंग में तो रखा गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको खत्म किया गया। उसमें PM कौन थे, तो मोरारजी देसाई। अब इसका रीजन क्या था कि संपत्ति की आजादी को खत्म किया गया। ठीक है, ये भी हम जैसे देखिए, हमने मौलिक अधिकार पढ़ना है अभी हमको, तो उसमें भी एक संपत्ति का अधिकार था 7वां, तो उसको आर्टिकल नंबर 31 में उसको खत्म कर दिया गया। वही चीज यहाँ भी था, संपत्ति की आजादी, वो उसको खत्म कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई जी को। ठीक है, इसमें ये होता था, देखिए मान लीजिए आपके पास संपत्ति है, ठीक है, और
देश को ज़रूरत है वहाँ से रोड गुजारने की, ठीक है, रेल पटरी गुजारने की या फिर हॉस्पिटल बनवाने की, तो आप क्या करोगे कि हमारी संपत्ति हम नहीं देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता था, सरकार को काफ़ी दिक्कत होनी थी। मान लीजिए रोड ही बनाना है तो 2 किलोमीटर इधर उधर जाके घूम के आना पड़ता था। तो इसलिए फिर वहाँ से ये अमेंडमेंट कर दिया गया मोरारजी देसाई सरकार द्वारा, और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की जगह कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी संपत्ति का अधिकार नहीं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की, ठीक। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई। आर्टिकल नंबर 19। अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल नंबर 19 को क्यों संविधान का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर 19 के बाद हम आर्टिकल नंबर आते हैं अगला, आर्टिकल नंबर 20 में। आई थिंक 19 में कितने प्रकार के? 6 प्रकार, ठीक। एक्सप्रेशन के बाद यूनियन भी है एक, और देन यूनियन के बाद क्या था? मूवमेंट करने का है। मूवमेंट करने के बाद ये क्या क्या हुआ? एक्सप्रेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, देन संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया, प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन के बाद 1 2 3 4, प्रोफेशन के बाद एक हो गया रेसिडेंस करने का अधिकार हो गया, देन एक सभा, असेंबली, ठीक है। अब इनको समझ लीजिएगा, हमने इनको क्रम से नहीं लिखा है, ठीक है। एक्सप्रेशन, यूनियन, मूवमेंट, इसे प्रोफेशन या व्यापार, रेसिडेंस, और ये असेंबली, ठीक है। 6 प्रकार की 19 की 1 2 3 4 5 6। कौन सा हटाया गया? प्रॉपर्टी का अधिकार हटा दिया गया, ठीक। कौन से? उससे 44 से, ठीक है। ये 19 हो गया। अब आर्टिकल नंबर आते हैं 20 में। अब आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? ये भी कैसे रिलेटेड है? ये भी रिलेटेड है अपने स्वतंत्रता के अधिकार से ही रिलेटेड है, ठीक। तो आर्टिकल नंबर ये है, आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? अब ये मतलब 6 प्रकार की आजादी है हमारी, ठीक है, ये आप समझ गए। अब आर्टिकल नंबर 20 में ये कहता है कि 2 से सीधे से संरक्षण, ठीक है। तो मतलब अगर आप कोई हो गए अपराध कर दिए हैं, दोष कर दिए हैं, तो उससे किस प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। देखिए भारत, देखिए इंसान है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, तो गलतियां होने के बाद ये है कि उसको और भी विकराल रूप ना हो और उसका गलत कोई मिसयूज ना करे। जैसे मान लीजिए आपसे गलती हो गई, ठीक है, तो उस गलती को लेके आपको बार बार कोई टॉर्चर ना करे, ठीक है। तो उससे संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए। तो आर्टिकल नंबर 20 का सीधा यही मतलब है कि दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब दोष सिद्धि से संरक्षण, ये नाम से ही सीधे समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिडिक्शन, प्रोटेक्शन कन्विक्शन, ठीक है, मतलब 2 से सिद्धि से संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 20 के तहत है, ठीक है। अब इसमें कैसा? देखिए इसमें 3 तरीके से आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है, समझिए आप, ठीक है। अब इसमें 3 तरीके कैसे हैं? मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, ठीक है। अपराध करने के बाद आपको सजा हुई, ठीक है। अपराध करने के बाद सजा हुई, मान लीजिए 10 महीने की सजा हुई, आपने 10 महीने सजा काटी, उसके बाद जेल से बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद आप बाहर रहे, तो लोगों को फिर खटकने लगे, तो उनको ये लगा कि नहीं इसने वो अपराध किया तो इसको फिर जेल भेजो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यही इसमें वर्णन है, दोष से संरक्षण, ठीक है।
तो इसका ये है कि मतलब एक अपराध के लिए एक बार सजा। मान लीजिए कोई व्यक्ति डकैती चोरी करके गया है, 14 महीने की 19 महीने की जेल काट के आया, उसके बाद फिर उसको फिर से उसी अपराध के लिए सजा नहीं दे सकते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक अपराध के लिए एक बार सजा, ये मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, क्योंकि नहीं तो इसका फिर मिस यूज हो सकता है ना, कि कोई व्यक्ति को बार बार जेल में डाल दिया जाए। तो क्या होता है, कभी कभी लोग अपराध करने के बाद, जेल करने के बाद सुधर भी जाते हैं। तो ये हुआ एक अपराध के लिए एक बार सजा। ठीक है, और दूसरा एक वो क्या है, दूसरा उस दोष सिद्धि से संरक्षण किस प्रकार आपको प्रोवाइड किया जाता है मौलिक अधिकार मतलब आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत, कि अगर आपने एक अपराध किया है, ठीक है, उसके लिए आपको एक ही सजा मिलेगी। एक अपराध की एक सजा। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, आपने अपराध ये किया कि अरे देखिए, मैंने फिर से यही लिख दिया, एक अपराध की एक सजा नहीं, एक अपराध के लिए एक सजा एक बार हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि जो अपराध आपने किया था, मान लीजिए कोई आपने अपराध किया 2019 में, ठीक है, उस समय मान लिया आप चोरी किए, ठीक है, चोरी करने का उस समय का अपराध मतलब सजा क्या थी कि 100 रुपये फाइन भरना पड़ेगा, 6 साल की जेल। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 2020, 21, 22 हो गया, तब तक आपको क्या हो रहा था, मतलब आपका केस चल रहा था। ठीक है, 2020 तक में ये नियम हो गया कि चोरी करने की सजा अब 1000 रुपये हो गई और 10 महीने की जेल। तो आपको किस हिसाब से सजा दी जाएगी, फैसला तो आपको 2020 में आया, लेकिन आपको जो सजा सुनाई जाएगी 2019 के नियम के अनुसार ही सुनाई जाएगी। मतलब आपको 100 रुपये जुर्माना और 6 साल का, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, ऐसा है नहीं, ठीक है, 6 महीने का जेल होगा। तो मतलब जो अपराध जिस समय किया गया है, अपराध के समय का कानून लागू होगा। ठीक है, अपराध के समय का कानून लागू, ये आपको देखिए संरक्षण मिल रहा है ना, दोष सिद्ध हो गया, उसमें संरक्षण आपको मिल रहा है, मतलब बचाव कर रही है सरकार आपको मौलिक अधिकार देके। तो अपराध के समय का संरक्षण, कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ दिन पहले केस किया था, जैसे निर्भया वाला केस था, ठीक है, तो कब बहुत पहले का केस है, अभी जाके फांसी हुई 2 साल पहले, तो उसी हिसाब से दिया जाएगा। उस समय जो कानून होते थे कि रेप करने पे क्या सजा दिया जाएगा, तो उस हिसाब से कानून संरक्षण देखिए अच्छा भी है, मतलब ठीक है, नहीं तो बहुत गलत फायदा भी उठा सकते हैं कि नहीं उस समय किए थे लेकिन बाद में वो तुरंत फांसी दे दो, ऐसा नहीं। तो अपराध के समय का कानून लागू, ये संरक्षण। और तीसरा आपको संरक्षण ये देते हैं मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 ये देता है कि आपको खुद के विरुद्ध गवाही कोई नहीं दिलवा सकता, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिला सकता। ठीक, इसका मतलब ये देखिए, कभी कभी क्या होता है, खासकर भारत की पद्धति ऐसी है कि नियम को आम बुलवाते हैं। ठीक है, ये जनरल पुलिस वाले लोग करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए गए, ठीक है, आपके लिए कोई केस कर दिया कि हमको नहीं, इसने ये अपराध किया, ठीक है, लेकिन आपने वो किया नहीं है, मतलब झूठा इल्जाम लगे, फंसाएगा, फिर भी आपसे बुलाएगा, कबूल करवाया जाएगा कि हाँ हमने ये अपराध किया, मार के। तो यही है नियम, ये है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिला सकता कोई भी, कि मतलब आप वहाँ ये नहीं बोल सकते कि नहीं हाँ हमने ये अपराध किया है, अगर नहीं किया तो बात हम नहीं बोलिए। ठीक है, तो ये हुआ दोष सिद्धि के
साइलेंसर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, ये आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 ये हो गया। तो आर्टिकल नंबर 20 के बाद हम जो नेक्स्ट आर्टिकल की बात, ये देखिए आप याद रखिएगा, जो हम सभी चीजें पढ़ रहे हैं ना, सारी चीजें हम किस में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच। ठीक है, 19 स्वतंत्रता के अधिकार में, सब में स्वतंत्रता है। ठीक है, तो सभी जो इतना हम चीज बता रहे हैं उसमें स्वतंत्रता आप या फिर फ्रीडम या फिर लिबर्टी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 आर्टिकल नंबर, आशा करते हैं 20 समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 21, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको देखना है। आर्टिकल नंबर 21 जो है काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके मौलिक अधिकार एक कंडीशन में सारे छीने जा सकते हैं, और वो कंडीशन होता है आपातकाल, यानी इमरजेंसी। ड्यूरिंग द इमरजेंसी आपके सभी अधिकार छीने जा सकते हैं, केवल और केवल एक अधिकार को आपसे नहीं छीन सकते हैं, वो है आर्टिकल नंबर 21। अब आर्टिकल नंबर 21 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आर्टिकल नंबर 21 को आपको ध्यान से देखना होगी, आर्टिकल नंबर 21 में क्या है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, एक तो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 21 को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, देखिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। एक तो हो गया प्राण मतलब लाइफ, दूसरा क्या समझेंगे, दैहिक। ठीक, एवं पर्सनल। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये है, इसको देखिए 3 प्रकार से आपको मतलब फ्रीडम मिला है। ठीक है, ये समझ गए आप, आर्टिकल नंबर 21 समझिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 इसमें आपको 3 प्रकार के, देखिए पहले प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। आपसे जो ये देखो बोलते हैं ना, बड़े भाग मानस तन पायो, तो वही कि मतलब आपको अगर एक बार प्राण मिला है, जीवन मिला है, तो आपका ये कोई छीन भी नहीं सकता, चाहे जितना भी बड़ा कानून हो। ठीक है, तो इसमें यही है, देखिए नंबर 1, 3 इसमें कंडीशन है। ठीक है, एक तो हो गया पर्यावरण, दूसरा क्या हो गया, दूसरा इसमें हो गया आत्महत्या, तीसरा हो गया स्वास्थ्य। आप समझिए, आप मान लीजिए, ठीक है, आपके जीवन जीने का अधिकार है, तो आपको कोई मार नहीं सकता, डायरेक्टली आपको मर्डर नहीं कर सकता, नहीं वो जेल जाएगा। और सरकार आपका प्रोटेक्शन करती है कि आप जिस भी कंडीशन में, जिस भी हालत में, फिर जिस भी माध्यम से आपके प्राण को बचाया जा सके, उसको आप बचाएंगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए जैसे पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण से आपके मतलब कैसी है प्राण को खतरा। मान लीजिए कोई मोटर बाइक है या फिर कोई भी व्हीकल है, तो वो क्या करता है, या फिर कोई इंडस्ट्री है, मोटर इंडस्ट्री एंड कुछ भी है, मतलब गंदगी, इनसे क्या होता है, एनवायरनमेंट में एक प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलने से क्या होता है, हम सांसें लेते हैं और हमारी जान को खतरा है, जाने प्राण को खतरा है। तो इसके अंतर्गत इसको भी रखा जाता है। पर्यावरण में आप प्रदूषण नहीं कर सकते, आप आउट ऑफ फैशन जो है, मतलब आउट ऑफ डेटेड जो व्हीकल है उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? कि कहीं ना कहीं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 का क्या है, मतलब कुल मिला के दोहन है, मतलब आर्टिकल नंबर 21 को नहीं माना जा रहा है। पर्यावरण
इसमें रखा गया पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको भी रखा गया आर्टिकल नंबर 21 की। अगर आप पर्यावरण प्रदूषण करते हैं तो मान लीजिए आप किसी की इनडायरेक्टली जान ही ले रहे हैं, तो ये रखा गया है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि पर्यावरण में आप प्रदूषण करते हैं तो क्या वो एबोलिशन ऑफ आर्टिकल नंबर 21 है? हाँ, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो कभी आप केस भी कर सकते हैं किसी के खिलाफ। ठीक है, अगर वो खूब धुएं वाला गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप मेरे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहे हो, हम कोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21 यही है कि आप किसी के प्राण के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो आपको नई गाड़ी लेना ही पड़ेगा। समझ गए? ये हो गया। ठीक है, अब आत्महत्या में कैसे आर्टिकल नंबर 21 को जोड़ा गया है? आर्टिकल नंबर 21 में जोड़ा ये गया है कि आप अपनी खुद की आत्महत्या नहीं कर सकते। देखिए, दूसरे की आत्महत्या तो नहीं कर सकते, एक तो ये बात हुई। उसमें क्या होगा कि आप किसी के प्राण ले रहे हैं, तो आत्महत्या खुद नहीं कर सकते। ये क्या, खुद इस पर्यावरण को दोहन करना अपराध माना जाएगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल नंबर 21 का ना पालन करना खुद नहीं कर सकते। ये तो कुल मिला के अगर कोई भी व्यक्ति अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, मतलब सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है, तो अगर मर गया तो ठीक है, अगर नहीं मरा तो उसको खुद ही जेल जाना पड़ेगा। जेल इन द सेंस कि उसको खुद सरकार, मतलब जो भी है पुलिस है, पकड़ के ले जाएगी और उसे पूछताछ करेगी, क्यों भाई मर रहे थे, ये तुमने अपराध किया, मरने की कोशिश की। तो कभी आप लोग ट्राई मत करिएगा आत्महत्या करने, क्योंकि ये अपराध है। इसमें आईपीसी की कोई धारा रखती है, शायद आईपीसी की धारा 309। ये ट्रेनिंग में दिया जाता है। आईपीसी डीएसपी आप जब बनेंगे कुछ भी तो उन्हें सब ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आत्महत्या एक अपराध है। ठीक है, या मतलब अनुच्छेद 21 का पालन न करने के बराबर हुआ। स्वास्थ्य सरकार को मतलब वो मिला हुआ है कि आप क्या करें, मतलब सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हुई। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये तो हुआ क्या, लाइफ को लेकर। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य को लेकर। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसमें, जैसे लाइफ हो गया, किस प्रकार से आप आर्टिकल नंबर 21 का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपराधी माना जाएगा और आपको जेल भी जाया जा सकता है। अब दूसरा एक हो जाता है क्या, दैहिक स्वतंत्रता, मतलब पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल लिबर्टी कैसे प्रभावित होती है? पर्सनल लिबर्टी इसमें ऐसे प्रभावित होती है कि आप मान लीजिए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसमें यह कहा गया कि आर्टिकल नंबर 21 में आप किसी की अगर जान लेते हैं तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 किसी भी आधार पर आप मतलब एबॉलिश नहीं कर सकते, मतलब हटा नहीं सकते। ठीक है, उसका नहीं वो कर सकते, मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को जान से नहीं मारेंगे, ठीक है, लेकिन उसको टॉर्चर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी के जैसे आए दिन केस आते रहते हैं कि आज इस व्यक्ति को मतलब कपड़े उतार के शर्मसार किया गया, नंगा किया गया। ठीक है, ये सब चीजें, तो ये पर्सनल लिबर्टी का हनन हुआ। ठीक है, मतलब दैहिक स्वतंत्रता का वो हुआ, क्या हुआ, दोहन हुआ। तो इसमें पर्सनल लिबर्टी आपको ये मिली है, जैसे आप क्या कैसे रह सकते हैं, एकांतवास में रह सकते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल लिबर्टी, मतलब इसमें आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आप अकेले में रहना चाहते हैं, बिल्कुल आप रहिए, कोई नहीं मना कर पाएगा। और विदेश भ्रमण, आप कहीं विदेश जाना था, उसमें भी कोई नहीं रोक सकता। मतलब उसका प्रॉपर वीजा जो भी लगता है वो होना चाहिए। जैसे केस आता है कभी कभी नेता लोगों को कि मतलब इस नेता को बैन कर देगा, यहाँ नहीं जाएगा, फिर उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट आती है और बोलती नहीं, ये तो आपकी पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है, इसलिए उनको जाने दिया जाए। दूसरा नंबर पर्सनल लिबर्टी में क्या आता है, उसमें जैसे निजता का अधिकार, मतलब इसमें क्या है, प्राइवेसी।
समझ गए होंगे प्राइवेसी मतलब आपकी प्राइवेसी है कि आप जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, तो आप किसी को मोबाइल हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे इवन अपने घर में मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो अगर कभी कभी हस्बैंड शक करे अपने वाइफ के ऊपर कि आप मुझे थोड़ा मोबाइल दिखाइए, अपना पासवर्ड बता सकते हैं, वहाँ भी निजता का अधिकार का हनन होगा। अगर वो पासवर्ड नहीं देना चाहते तो बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है, तो मोबाइल पासवर्ड नहीं बता सकते, ये राइट ये प्राइवेसी है। वो सीधे बोल सकते हैं हम नहीं देंगे भाई, क्योंकि हमारा निजता का अधिकार है किसी से पासवर्ड मांगना, ये आर्टिकल नंबर इस केस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बहुत सारा प्राइवेसी है कि आप जैसे मान लीजिए कोई भी हो, लड़का हो लड़की, तो रिलेशन है तो उसमें लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते अगर वो सही तरीके से किया गया हो तो, ठीक है। इवन सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा मामला आजकल आया है कि मतलब बहुत सारे नियम आए हैं कि हस्बैंड वाइफ को लेके मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल रेप जो होता है ना, ये आजकल बहुत ट्रेंड में था। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आती है, ठीक है। कि मान लीजिए आजकल तो ये नियम भी आ गया है कि कोई दो व्यक्ति शादीशुदा है, ठीक है, ये बॉय हो गए या गर्ल हो गए, ठीक है, तो अगर ये तीसरा कोई बंदा है मान लीजिए, इसको मतलब अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इच्छुक है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से मतलब पास आ सकते हैं, लव करते हैं, तो ये बंदा अगर केस भी करेगा कोर्ट में तो कोर्ट इसको क्या बोलेगी कि कोई बात नहीं, आप तलाक ले लीजिए, तो इसमें आपको दोष सिद्ध नहीं है, दोषी नहीं माना जाएगा किसी को, ठीक है। आपको सीधे बोल जाएगा, आपको अगर ऐसा आपकी पत्नी करती है तो आप बिल्कुल भी तलाक ले लीजिए, बस। तो ये निजता मतलब कुछ भी प्राइवेसी करने का आजकल आपको अधिकार मिल गया है। तो ये हो गया आपका लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21, मतलब कुल मिला के आपके निजता का अधिकार और आपके जीवन जीने का अधिकार को आजकल कोई प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। इसमें और कुछ चीजें जोड़ा गया है, जैसे मैंने अभी ये बताया ना, इसको राइट टू एडप्टरी बोलते हैं, एडप्टरी। राइट टू एडप्टरी के तहत यही है कि बस समझ लीजिए आप, खैर अभी खत्म कर दिया गया है और बाकी ये चीजें हैं। अब आर्टिकल नंबर 21 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कुल मिला के आपको आर्टिकल नंबर 21 में यही समझ में आ गया कि आपको जीवन जीने का अधिकार, कोई आपकी हत्या नहीं कर सकता और कोई आपकी प्राइवेसी नहीं भंग कर सकता, वरना आप आर्टिकल नंबर 21 के तहत आप चले जाएंगे कहाँ, कोर्ट में चले जाएंगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 21 का और 21 का क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 के काम में क्या जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। अब ये किसके तहत जोड़ा गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 86वां संविधान संशोधन, यहाँ से प्रश्न आपसे बनते हैं, कोई भी एग्जाम हुआ अगर वहां से शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में कब से जोड़ा गया, तो ये आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 86वां संविधान संशोधन सन 2002 से। अब इसमें क्या था, इसमें ये हुआ कि आपको ये भी शिक्षा के अधिकार में ये होगा कि आप कुछ गवर्नमेंट की ड्यूटी है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार के एक है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। आप कमेंट करेंगे इस समय पीएम कौन रहे होंगे भारत के, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सरकार द्वारा दिया जाएगा और और 0 से 6 साल के बच्चों को हेल्थ
मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे जैसे सुविधाएं प्रोवाइड अभी देख लीजिए, जैसे वैक्सीन लगाते हैं तमाम प्रकार के, पोलियो का टीका देखते हैं ना, डीपीटी का टीका, खसरा का टीका, जैसे छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो 6 साल तक बहुत सारे टीके लगवाने, तो ये आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार। अब ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 21 के बाद जो लास्ट इस स्वतंत्रता के अधिकार का, इस सारी तरह की स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई है। इसके बाद आर्टिकल नंबर आता है 22। आर्टिकल नंबर 22 है, आर्टिकल नंबर 22 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 22 में कुछ भी नहीं कहा गया है ज्यादा। इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण, इसको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। तो गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत मिलेगा। इसमें क्या होता है, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, ये होगा आर्टिकल नंबर 22। सीधा ये आपको स्वतंत्रता मिली है। तो आर्टिकल नंबर मतलब 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको संरक्षण काफी ज्यादा प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें देखें, जैसे इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या किया जाता है, दो प्रकार से आपको अरेस्ट किया जा सकता है। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है पुनिटिव डिटेंशन। जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, डिटेंशन। ठीक है, ये होता है पुनिटिव डिटेंशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, निवारक निरोधा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निवारक निरोधा। ये आपको बता रही क्या, गिरफ्तारी किस प्रकार से आपको संरक्षण मिले, इसको क्या बोलते हैं, दंडात्मक। अभी आप समझ गए होंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया। ठीक है, आपने मर्डर कर दिया या फिर आपने चोरी कर दिया। ठीक, तो क्या होगा आपके साथ, आपके साथ ये होगा कि आपने अपराध कर दिया है। ठीक है, अगर कर दिया है तो क्या होगा, आपको मतलब आएंगे, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी और नंबर इसमें पॉइंट क्या ये वारंट जारी करेंगे, आपको पकड़ने के लिए वारंट जारी करेंगे। कब, अगर आपने छोटे अपराध किए, स्मॉल क्राइम। ठीक है, वारंट मतलब जारी करेंगे कि आप इतने दिन के अंदर हाजिर हो जाइए। ठीक है, तो आपको पकड़ के फिर ले जाया जाएगा जांच के लिए। या फिर आपने अगर बड़ा अपराध कर दिया, कोई डायरेक्ट मर्डर कर दिया, तो जरूर बड़ा अपराध, तो वारंट नहीं जारी होगा, आपको बिना वारंट के ही आपको पकड़ा जा सकता है। ये कब है, जब आपने केस कर दिया, इसको बोलते हैं अपराध के बाद। ठीक है, पुनिटिव डिटेंशन कब लगता है, अपराध आपने कर दिया उसके बाद। नंबर 2, इसमें और क्या होगा, इसमें ये होगा आपको वहां ले जाएंगे। ठीक है, आपको पकड़ के ले जाएगा, थाने में ले गए, लेकिन 24 घंटा के अंदर, 24 घंटे में कहाँ आपको पेश करना पड़ेगा, कोर्ट में। आपको पकड़ के ले जाएगा तो आपको थाने में नहीं रखा जाएगा, 24 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रख सकती है पुलिस। आप अगर रखती है आपको पुलिस, तो आप हेबियस कार्पस रिट होती है। ठीक है, हेबियस कार्पस रिट होती है, तो आप ये लगा देंगे पुलिस के ऊपर, तो कल पुलिस उल्टा ही पकड़ा जाएगी। ठीक है, तो 24 घंटे ज्यादा आपको थाने में नहीं रखा जाएगा, ये आप समझ लीजिए।
आपको कहाँ पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जज लोग होते हैं तो आपको मारते पीटने हैं, तो जब थाने में आप रहेंगे तो पिटाई होती रहेगी। और तीसरा इसमें ये क्या होता है कि आपको वकील दिया जाएगा। देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, गिरफ्तारी से संरक्षण, इस प्रकार आपको संरक्षण दे रहे हैं गवर्नमेंट या फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वकील दिया जाएगा, वकील सरकारी, ठीक है। जी मान लीजिए कोई बड़ा आदमी तो वो वकील कर सकते हैं, लेकिन कोई छोटा मोटा है, छोटा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, अपराध लेकिन उससे हो गया, तो उस केस में सरकारी वकील आपको प्रोवाइड किया जाएगा सरकार द्वारा। तो ये अपराध होने के बाद पुनिटिव डिटेंशन में, इसमें ठीक इतना चाहिए आपको अपराध के बाद। और कभी कभी ये होता है, हैबियस कॉर्पस आप याद रखिए, इसको हम आगे चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है। तो वकील आपको दिया जाएगा सरकारी वकील। अब एक आता है पुनिटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन में ये क्या होता है, देखिए अब हम संरक्षण के लिए पढ़ रहे हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी अपराध करने के बाद भी, अपराध करने के पहले। तो जरूरी नहीं आप अपराध करें तभी पकड़े जाएं, कभी कभी क्या होता है मतलब शक के आधार पर भी आपको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। और तब भी पकड़ा जा सकता है कि आपके रहने से, आपके समाज में रहने से या फिर आपके कुछ बोलने से अपराध हो सकता है। तो इसको बोलते हैं पुनिटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव से भला है, नहीं उपचार से भला है बचाव। कोई भी चीज होने ना पाए उससे पहले ही हम आपको मतलब उस चीज को रोक ले, फिर उसमें सावधान है। तो प्रिवेंटिव पुलिस क्या करती है, आपको पहले से क्या कर देगी, पकड़। जैसे अभी आर्टिकल नंबर 370 हटा, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा, तो वहाँ के कुछ नेताओं को नजर बंद कर दिया गया, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, ठीक है। नेताओं के नाम आप जानते हैं। इसमें क्या होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होगा, ये अपराध से पूर्व, जब आप अपराध नहीं किए रहेंगे उसके पहले ही आपको ये पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, ये लगा दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या करते हैं, मतलब आपको 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए पहले रखा जाएगा। आप जैसे मान लीजिए कहीं आप हैं, ठीक है, आप जानते हैं आपके लोग आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके कुछ बोलने से लोग भड़क जाते हैं, तो आपको पकड़ लेंगे पहले से, ठीक है। 30 दिन के लिए आपको रखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 30 दिन नहीं, सॉरी, आपको 3 महीने, इसमें आपको 3 महीने तक सरकार रख सकती है। आप कहीं भी मतलब पुलिस रख सकती है, आपको नजरबंद कर सकते हैं, आपको थाने में भी रख सकते हैं, आपको कोर्ट में भी, ऊपर में लगे मतलब थाने में नहीं रखते हैं, नजरबंद ही ज्यादातर किया जाता है। आराम से आप खाना पीना सब कुछ मिलेगा, आपको इंटरनेट मोबाइल ये सब चीजें बंद कर दी जाएगी, बस कि आप लोगों के बीच में ना आए। तो 3 महीने तक इसमें रखा जाता है, 3 महीने तक आप कुछ नहीं बोल सकते। इसमें ये था कि 24 घंटे तक ही आपको थाने में रखा जाएगा, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा आपको जांच के लिए, ठीक है। और इसमें अब क्या होगा, 3 महीने से ज्यादा भी रख सकती है पुलिस को। अगर लगता है कि आपसे खतरा है समाज को, तो आपको 3 महीने से ज्यादा भी आपको रखा जा सकता है। तो ये क्या हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये गिरफ्तारी से संरक्षण, आप अगर मतलब कभी कोई अपराध कर दें या फिर ना करें, इन सब चीज में फंस जाए, तो आप मतलब अपने आप को जाने रहना चाहिए कि 24 घंटे ही उनको सामने में रख सकती है बस सरकार, मतलब पुलिस। और यहाँ 3 महीने, ठीक है। इसमें वारंट छोटे मोटे अपराध में जारी नहीं किया जाता है, बड़े अपराध में नहीं, सॉरी, छोटे अपराध में जारी किया, बड़े अपराध में डायरेक्ट आपको अरेस्ट किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर गिरफ्तारी से आपको संरक्षण किस प्रकार से देगी, ये आपका पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन हम अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अब इतना हो गया, तो इसके बाद हम तुरंत अब जल्दी हम रिवाज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो हम आज बात किए आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हम आपको एक खाना बनाएंगे, 1 2 3, आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 22, ठीक है। 19 में क्या था,
6 प्रकार से: स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, व्यापार, और अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, व्यापार, संपत्ति था तो कट गया। ठीक है, इसके बाद और क्या था? डॉट, निवास, और भ्रमण। ये 6 प्रकार के आर्टिकल नंबर 19 के, इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 में क्या था? आर्टिकल नंबर 20 में संरक्षण था। ठीक है, 2 सिद्धि के संरक्षण, 2 सिद्धि से संरक्षण कितने प्रकार से थे? 1, 2, 3। क्या था? मतलब वही था कि जिस समय वो कानून बना उसी समय की सजा दी जाएगी। मतलब जो सजा किए थे उस समय कानून के हिसाब से दोबारा सजा आपको नहीं दी जा सकती। और तीसरा नियम ये था कि आपको खुद के विरुद्ध गवाही कोई नहीं दिलवा सकता। आर्टिकल नंबर 21 था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें राइट टू एजुकेशन आया। राइट टू एजुकेशन 2002 में आया, 86वें संविधान संशोधन से। ठीक है, इसमें निजता का अधिकार है, निजता का। 3 एनवायरमेंटल, हेल्थ और आपका सुसाइड, ये भी आपको आती है प्राण लाइफ के अंतर्गत। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 है मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, इसमें 2 पुनिटिव, प्रिवेंटिव। पुनिटिव अपराध के बाद, ये पहले। कुल मिला के आपको हमने आज क्या बात किया? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर, ये स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आज समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 23 से लेके जितने भी आगे तक है आर्टिकल नंबर, ठीक है, शोषण का विरुद्ध अधिकार है अगला, तो उसमें हम बात करेंगे। तो हमारा आज से ये 2 अधिकार, आपके मौलिक अधिकार समाप्त हुए। आप इनका रिवीजन करते रहिए और आपको सारी चीजें ध्यान रखिए। और आपको क्या करें, ये जो सब चीजें हम पढ़ते हैं उसको आपको डेली लाइफ से, न्यूज़पेपर से, करंट से जोड़ कर रखना है, तो आपको समझ में आता जाएगा। तो हम अगला बात करेंगे आर्टिकल नंबर 23 से 23 के आगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को अच्छे से देखते रहिए 1-2 बार बस। तो फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।